दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी जो कि एक सब्सक्राइबर की थी हमारे, वो कवर करेंगे। उनका ऐसा कहना है कि उनका हस्बैंड ने उनको पहली बार मारा है और पहली बार मारपीट करी है उनके साथ। क्या वो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर कर सकती है जिससे कि वो अगली बार या दोबारा ऐसी मारपीट ना करे, ऐसी हरकतें ना करे उसके अगेंस्ट? क्या वो इस तरह के एक अग्रीमेंट में एंटर कर सकती है? क्या उससे पर्पस सर्व हो जाएगा? देखिए, वीडियो पे अंत तक बने रहे क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगा जिससे कि आपको कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा और आपका पर्पस भी सर्व हो जाएगा। इसलिए एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी करता है तो ये एक ऑलरेडी ऑफेंस है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसको गवर्न करता है, जो स्पेसिफिकली कहता है कि अगर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हो और वहां पर अगर कोई भी स्पाउस दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट अगर किसी भी तरह की फिजिकल, मेंटल या सेक्सुअल अब्यूज करता है तो वो या इंजरी कॉज करता है किसी को, या थ्रेटन करता है डाउरी के लिए, या किसी भी तरह से मारपीट करता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है और वो एक अपने आप में अपराध है जिसके लिए जो अग्रीव्ड स्पाउस है, मतलब जो पीड़ित वाइफ या हस्बैंड है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है पुलिस स्टेशन में। और अगर पुलिस नहीं आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर रही है या एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रही है तो फिर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऑफेंस जो उसने कमिट किया है, अगर वो ऐसा कुछ करता है तो। ठीक है, तो अगर आप उसको सिर्फ इतनी सी बात से डराकर अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है और आपको लगता है सिचुएशन वर्स हो गई है तो उस केस में तो आप चाह रहे होंगे कि हम दोनों अलग अलग रहें, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, तो उस केसेस में आपको सेक्शन 13 में डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करनी है। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर कोई भी स्पाउस दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट क्रुअल्टी के साथ ट्रीट कर रहा है तो इट इज अ ग्राउंड फॉर क्लेमिंग डिवोर्स। ठीक है, तो उस ग्राउंड पर आप डिवोर्स के लिए डिवोर्स की पिटीशन सेक्शन 13 में फाइल कर सकते हैं। और अगर आप सेक्शन 13 में डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे केसेस में आप अगर कैपेबल नहीं है अर्न करने के लिए तो आप साथ ही साथ में मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब तक ये केस चलेगा तब तक के लिए इंटरिम मेंटेनेंस मुझे मिले और मेरे जो कोर्ट की केसेस की प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस हैं वो भी मुझे ये हस्बैंड ही देगा। तो उस चीज को भी आप सेक्शन 13 के साथ फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। अंडर सेक्शन 24 आप मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं पेंडिंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस एंटायर केस ऑफ डिवोर्स। ठीक है, अब अगर मान लो आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे एलिगेशंस नहीं लगाने हस्बैंड की तरफ और ऐसे मुझे इस तरीके से सोसाइटल प्रेशर है और मुझे ये सब नहीं करना है, और वो भी चाहता है कि उसको अलग रहना है, मैं भी चाहती हूँ मुझे अलग रहना है, तो ऐसे केसेस में आप जा सकते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज अपनी सहमति से अप्लाई करेंगी कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। बस यहाँ पर कंडीशन इतनी सी होती है कि आप दोनों को 6 मंथ्स तक अलग रहना होगा। कोर्ट को ये प्रूव करना होगा बेसिकली कि हम दोनों 6 मंथ से अलग हैं और हमको अलग अलग रहते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, एंड नाउ देयर इज नो स्कोप लेफ्ट फॉर आर फॉर अस टू बी टुगेदर। ठीक है, कि हम दोनों अब साथ में नहीं रह सकते किसी भी एंगल से, इसीलिए हम नहीं बट रही है, हम 6 महीने तक अलग भी रहे। ये कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, ये आपको कोर्ट में प्रूव करना होता है कि हम अलग रह रहे हैं, इसलिए अब स्कोप नहीं बचा है तो आप हमको सेपरेट कर दो, आप हमारी मैरिज को डिसॉल्व कर दो, तो वहां से डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। वो है सेक्शन 13 भी, उसमें बहुत क्लियर रहता है। ये तब अच्छा सही रहता है जब दोनों पार्टीज चाहती हैं कि अलग अलग रहें, तो उस केसेस में सेक्शन 13B में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये स्पीडियर मोड होता है और इसमें आपको इजीली डिवोर्स मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ना तो मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करूं, ना मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाऊं, ना मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि मैरिज जैसे तैसे चल जाए। ठीक है, और मैं सिर्फ अग्रीमेंट में इसलिए एंटर करा रही हूँ ताकि ये इसको एक डर बना रहे। तो देखिए, अग्रीमेंट में हम उन चीजों के लिए एंटर करते हैं जिस चीज के लिए कोई कानून नहीं बना है। जैसे कि आपने सामने वाले को, आप जैसे हम सेल की प्रॉपर्टी खरीदते हैं किसी से तो हम रजिस्ट्री करा लेते हैं इस बात को लेके कि हाँ, मैंने आज ये प्रॉपर्टी तुझसे खरीदी है और भविष्य में अगर तू इस बात को इनकार करता है तो इसके अगेंस्ट में कोर्ट चला जाऊंगा। तो ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपने खुद ने क्रिएट कर दी अग्रीमेंट में और उसके बेसिस पे फिर आप कोर्ट जा रहे हो। बट यहाँ पर तो लॉ का वायलेशन हुआ है। देयर इज ऑलरेडी अ लॉ कि कोई किसी को मारपीट नहीं कर सकता है। अगर ऐसे में वो करता है तो देयर इज ऑलरेडी अ लॉ जिसका वायलेशन उसने किया है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। अग्रीमेंट से पर्पस आपका सर्व नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस अग्रीमेंट को बनाकर उसको थ्रेटन कर दें या उसको कंट्रोल में कर लें, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आज अगर उसने मारा है तो आप आज भी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, कल अगर वो मारपीट करेगा तो कल भी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज एन ऑफेंस कमिटेड। इसके लिए आपको कोई बेसिस की जरूरत नहीं है जो जिसके लिए आपको अग्रीमेंट बनाना पड़े। ठीक है, तो अग्रीमेंट से तो पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। अब जो प्रो टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी तरह का कोर्ट या किसी भी तरह के एक्सपेंसेस तो या मेंटल क्रूअल्टी, तो ऐसे केसेस में और आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप चल जाए,
हम चाहते हैं कि मैरिज प्रिजर्व रहे, बस एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़े। तो ऐसे केसेस में आई वुड प्रेफर कि आप जाएं मैरिज काउंसलिंग के लिए, मैरिज काउंसलिंग सेशंस के लिए जाएं, जहां पर आप अपने पार्टनर को एनकरेज करें कि वो आपके साथ चलें काउंसलिंग के लिए, और वहां पर जाकर अपने डिस्प्यूट्स को एमिकेबली रिजॉल्व करें, ताकि उससे आपकी शादी भी आगे बढ़ जाए, आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए, और आपको अननेसेसरीली कोर्ट और ये मेंटल टॉर्चर ना झेलना पड़े। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब।